नमस्कार। आज हम बात करेंगे संघीय कार्यपालिका की। तो ये संघीय कार्यपालिका जो होता है वो संविधान के भाग 5 में आता है। संघीय कार्यपालिका भाग 5 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और ये संघीय कार्यपालिका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। कार्यपालिका लेकिन अगर हम देखें तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में केंद्र के बारे में भी जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 52 से लेकर के आपका जो आ रहा है अनुच्छेद 151 के बीच में, अनुच्छेद 151 के बीच में केंद्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो पहली बात यह है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है और केंद्र की कार्यपालिका का नाम मात्र शक्ति इसके अंतर्गत निहित होती है। भारत की संघीय कार्यपालिका ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन में भी वहाँ के राजा या रानी और यहाँ उसी के समान यहाँ का राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है या प्रमुख होता है और वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्रिमंडल में निहित होती है। राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता है परंतु अभिन्न अंग होता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जब कानून पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून बन पाता है। इसीलिए राष्ट्रपति सदन का सदस्य न होते हुए वो संसद का अंग होता है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है, इसी के साथ साथ कार्यकाल कितना होता है और अन्य शक्तियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 52 की अगर हम बात करें। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कहा गया है अनुच्छेद 53 में। अब इसकी योग्यता के बारे में बात करते हैं। योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी? पहली बात यह है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास कई योग्यता होनी चाहिए, तभी वह चुनाव लड़ सकता है। तो पहली जो शर्त होती है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र की बात कही गई है। और अगला है वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो।
अर्थात वह सरकारी वेतन ना उठा रहा हो। और अगला शर्त इसमें यह आता है कि वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। किसकी? लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। देखिए, लोकसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मतलब जैसे पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता, कोई भी व्यक्ति इसके उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है। हाँ, जो उपराष्ट्रपति होता है उसके लिए कहा गया है कि वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक। और अगली शर्त यह है कि उसे निर्वाचन आयोग के द्वारा अयोग्य न घोषित किया गया हो। और ये तमाम योग्यता होने के साथ साथ ये जब से सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आ जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इन सभी शर्तों को पूरा कर रहा हो तो उसके साथ साथ एक शर्त और आ जाती है कि कम से कम जो उसके निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं उन निर्वाचक मंडलों में कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य जो होने चाहिए अनुमोदक होने चाहिए। मतलब कम से कम 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो जमानत राशि वो 15,000 रुपये इसकी जमानत राशि है। हाँ, एक चीज़ और आ जाता है, क्या राष्ट्रपति अगर वह व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है तो क्या वह संसद सदस्य होता है? राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है, सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जब कानून पारित होता है और पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति यदि उस पर सहमति जताता है तभी कानून बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। अब आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो ऐसे देखते हैं, निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 4 तरीके के सदस्य भाग लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और दूसरा हो गया राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो 12 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और इसी के साथ साथ राज्य की विधानसभाओं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं। लेकिन राज्य में जो विधान परिषदें हैं, 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, उन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ विधानसभाओं के ही निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और वर्तमान में दिल्ली और पांडिचेरी
इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में इस समय भाग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि संसद में कानून बनेगा तभी जो है जम्मू कश्मीर के विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। अभी ऐसा कोई कानून नहीं बना है संसद में। तो वर्तमान में दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधायक हैं वो निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये सभी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। मतलब 4 तरीके के सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। हाँ, इसमें ये देखना है कि ये जो सदस्य होते हैं, तो अगर उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देना कि अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है उस दौरान अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है या पहले से ही भंग रहती है, तो क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा अगर भंग हो जाती है तब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो अब राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये 4 प्रकार के सदस्यों ने भाग लिया राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब वो किस प्रकार से होगा? तो पहली बात यह है कि इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो वो जो होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय का मतलब ये हो गया, एकल संक्रमणीय चुनाव का मतलब ये हो गया ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। इसी के माध्यम से जो है क्या नाम है, जनसंख्या के अनुपात में, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब हो गया कि जनसंख्या अनुपात के हिसाब से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और इसमें सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है और विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है। इस आधार पर होता है, जिसको हम कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रकार से होता है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जिस राज्य के विधायकों की संख्या अधिक होगी उस राज्य के विधायकों का मत मूल्य अधिक होगा। जैसे इसका एक सूत्र होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का, तो ऐसे देख लेते हैं कि विधायकों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो इसमें हो गया कि विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटा राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000, 1000। ये तो विधायकों का मत मूल्य निकलता है इस आधार पर। और जो सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है वो उसमें ये होता है कि सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य और निर्वाचित कुल सांसदों की संख्या, मतलब सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य बटा कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। इस आधार पर जो है मत मूल्य सांसदों का निकलता है और इस आधार पर विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एकल संक्रमणीय पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।
और अप्रत्यक्ष तो है ही है। यदि हम राष्ट्रपति के मतदान स्थल की बात करें तो अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद और विधायक वोट देते हैं। तो सांसद कहाँ पर अपना वोट देंगे और विधायक कहाँ पर अपना वोट देंगे? तो मतदान स्थल की अगर बात करें, मतदान स्थल, तो जो विधायक होते हैं वो राज्य की राजधानियों में राष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं और जो सांसद होते हैं वो दिल्ली में करते हैं। कोई भी विधायक जो है वो दिल्ली में भी कर सकता है या कोई भी सांसद जो है अपने राज्य की राजधानियों में भी कर सकता है। बस ये रूल है कि राज्यों में जो विधायक वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति को अपने राज्य की राजधानियों में करते हैं और जो सांसद होते हैं वो दिल्ली में करते हैं, नई दिल्ली में ये करते हैं। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस राष्ट्रपति के निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी होगा वो लोकसभा में लोकसभा का महासचिव होता है और राज्यसभा में राज्यसभा का महासचिव पीठासीन अधिकारी होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब बात कर लेते हैं मतदान स्थल के बाद हम बात करते हैं इनकी शपथ की। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? शपथ की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अगर मौके पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और आता है कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा कहाँ किया जा सकता है? तो उस विवाद का निपटारा जो है वो चाहे राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद हो या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का विवाद हो या प्रधानमंत्री के निर्वाचन में किसी प्रकार का विवाद हो, तो इन विवादों का जो निर्णय जो करता है वो सुप्रीम कोर्ट में इन विवादों का मामला जाता है और वो अंतिम मान्य होता है, अंतिम निर्णय उसका मान्य होता है। हाँ, एक चीज़ और हम बात करें कि कार्यकाल के दौरान दो ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। एक थे फ़खरुद्दीन अली अहमद और दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु जो है अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि वैसे तो कार्यकाल राष्ट्रपति का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ये अनुच्छेद जो है 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के जो बारे में दिया गया है वो अनुच्छेद 56 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रपति का पद रिक्त भी हो सकता है। जैसे यदि वह त्यागपत्र दे दे तो सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो यदि राष्ट्रपति वैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष होता है, लेकिन इसके पहले भी उसका पद रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है। जैसे वह अपना त्यागपत्र दे दे तभी खाली हो जाएगा और अपना त्यागपत्र वह उपराष्ट्रपति को देता है। या ऐसे भी हो सकता है लंबी बीमारी के कारण वह कार्य करने में असमर्थ हो, ठीक, तो उस आधार पर भी जो है इसका रिक्त होता है। जब लंबी बीमारी के कारण जो है वो अपने कार्यों को बखूबी तरीके से नहीं निभा रहा है और ना भविष्य में ऐसा है कि ना निभा पाएगा, तो उस आधार पर उसका पद रिक्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाए। और इसके साथ साथ संविधान का अतिक्रमण करने पर भी राष्ट्रपति को हटाया जाता है, या संविधान का उल्लंघन अगर करता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है और उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर और आता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति ना बने
तो किसे बनाया जाता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। आप लोगों को मालूम होगा 1969 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई थी तो उस समय जो है क्या नाम था, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। तो वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से एम हिदायतुल्लाह को, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 6 माह तक होता है। 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन करवा लिया जाता है। और हाँ, एक चीज़ और है कि क्या भारत का राष्ट्रपति 2 बार हो सकता है या पुनर्निर्वाचित हो सकता है? हाँ, तो हमारे संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन या चुनाव के लिए ना खड़ा हो। अगर वो खड़ा होता है, वो जीत जाता है तो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो ये हुई राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कि राष्ट्रपति का निर्वाचन सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। और अब बात आती है इसके वेतन और भत्ते की। तो राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो राष्ट्रपति हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, इन सभी का जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। तो महाभियोग प्रक्रिया का जो उल्लेख मिलता है राष्ट्रपति पर वो अनुच्छेद 61 में मिलता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। तो पहली बात है कि अगर वह संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है तभी उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो संसद होती है, संसद के जो 2 सदन हैं, ऐसे देख लेते हैं। संसद में ही महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर। तो इसमें 2 सदन हो गया, लोकसभा, और दूसरा सदन हो गया राज्यसभा। अब सवाल ये उठता है कि वो जो प्रस्ताव लाया जाता है, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, तो वो किस सदन में लाया जाएगा? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सिर्फ राज्यसभा या अथवा लोकसभा में ही लाया जाए, वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि इसके कई चरण होते हैं। तो इसमें अगर हम आप बात करें कि इसमें पहला जो चरण होता है वो कुल सदस्यों के अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया गया तो इसके लिए प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के अंतर्गत किसी भी सदन, यानी कि जो संसद में ही लाया जाता है, या तो लोकसभा में लाया जाए या तो राज्यसभा में लाया जाए, तो कम से कम सदन के या संसद के कम से कम जो है 1/4 सदस्यों का समर्थन या प्रस्ताव लाया जाता है। ये पहला चरण होता है। द्वितीय चरण में क्या होता है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है। और अगर हम तृतीय चरण की बात करें तो तीसरे चरण में जो है विशेष बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है ना। ये किसी भी सदन में हो सकता है, पहले लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले लोकसभा में लाया गया, तो सदन के जितने भी सदस्य होते हैं तो 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव ये लाया जाता है शुरू में कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। पहला प्रोसेस यही होता है। उसके बाद जो है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। ये दूसरा स्टेप होता है। और तीसरे स्टेप में जो आता है, मोटे आधार पर हम कहें तो तीसरे स्टेप में जो है कि उस सदन के, जैसे लोकसभा में लाया गया तो उस सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा जो है
बहुमत से पारित कर दिया जाता। अगर नहीं पारित हो पाया तो वहीं पर जो है साबित नहीं हो पाएगा। तो 2/3 सदस्यों के द्वारा उस, जैसे लोकसभा में आया तो लोकसभा में 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित हो गया, तो यहाँ से माना जाएगा कि हाँ राष्ट्रपति को हटाया गया है। इसके बाद यही चीज़ जो है चतुर्थ चरण में होगा। तो चतुर्थ चरण में वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, महाभियोग की जांच की जाएगी। राष्ट्रपति स्वयं अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है या स्वयं उपस्थित होकर के अपने पक्ष को रख सकता है। इसके बाद फिर यहाँ पर 2/3 बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर भी प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये पूरी तरह से माना जाएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग गया है। एक चीज़ और आता है, यदि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा सदन महाभियोग प्रस्ताव ला करके उसको हटा दिया गया तो क्या राष्ट्रपति को पेंशन भत्ता वगैरह वगैरह सब दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। जिस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता, हालांकि अभी तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया, लेकिन अगर किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगाया गया और महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया गया अपने पद से, उसके पद से, तो क्या उसको पेंशन वगैरह मिलेगी? तो महाभियोग के द्वारा हटाए गए राष्ट्रपति को पेंशन पाने का अधिकार समाप्त हो जाता है।